गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत वापस। आज का टॉपिक है विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता या व्यक्तिगत भिन्नताएं। यह टॉपिक विकास के बाद सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल भी है। विभिन्न प्रकार के बालक ये आप जानते हैं, लेकिन इसके पहले इसकी एक साधारण अवधारणा है जिसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाता है व्यक्तिगत भिन्नता के मानक। इन नॉर्म्स को आपको परीक्षा में बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन टॉपिक टू टॉपिक। देखिए, रटे नहीं, समझे। रटने से हो सकता है आप 4 दिन बाद भूल जाए, लेकिन समझने से आपके सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तक ये टॉपिक काम आएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं में सबसे पहला आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जिसने सारे मनोविज्ञान का ठेका ले रखा है, हर टॉपिक में ये आता है, वह है फ्रांसिस गाल्टन। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सबसे पहले अध्ययन किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, और फ्रांसिस गाल्टन ने अध्ययन किया था 1889 में। कहीं कहीं 1869 है, लेकिन वो गलत है, 1889 में ही किया था। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति फ्रांसिस गाल्टन है 1879 में। और इसने एक किताब लिखी थी, हेरेडिटरी जीनियस। हेरेडिटरी जीनियस। इस किताब में ही उन्होंने अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की व्याख्या की थी। इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं की अवधारणा या व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पहला फ्रांसिस गाल्टन था। इसकी किताब आप ज़रूर याद रखें। व्यक्तिगत भिन्नता कैसी होती है, यानी कि इसका प्रकार किस प्रकार से हो सकता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता हमेशा या तो मात्रात्मक होगी, ये पॉइंट ज़रूर याद रखें, सत्य असत्य में पूछा जा सकता है। या व्यक्तिगत भिन्नता है वह हमेशा संख्यात्मक होगी, क्योंकि इसका आउटकम आएगा वो मात्रा या संख्या के रूप में ही आएगा। यह कभी भी गुणात्मक नहीं हो सकती, मतलब इसका उत्पाद है वो कभी गुणात्मक नहीं हो सकता। अध्ययन गुणों के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन इसका उत्पाद है वह कभी गुणात्मक नहीं होगा। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं हमेशा मात्रात्मक और संख्यात्मक ही होती है, गुणात्मक नहीं होती है। व्यक्तिगत भिन्नता किसे कहते हैं, तो एक छोटी सी परिभाषा है, मनोशारीरिक असमानताएं। व्यक्ति में मनोशारीरिक असमानताएं हैं, इन मनोशारीरिक असमानताओं को ही व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा जाता है। तो मनोशारीरिक असमानताएं हैं वही किस नाम से जानी जाती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के नाम से जानी जाती है। एक एक पॉइंट को समझना है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसके नोट्स बनाते रहें, बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि आप बार बार वीडियो देख तो नहीं सकते हैं। इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में जब भी टाइम मिले इसको उतारते रहें। तो मनोशारीरिक असमानता को ही व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि दो प्राणी, मनोशारीरिक का मतलब क्या हुआ, तो कोई भी दो प्राणी है, मान लीजिए ये पहला प्राणी और ये दूसरा प्राणी, मतलब आप जितने भी अभी वीडियो देख रहे हो वो सभी अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। उसमें मन और शरीर दो चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे दो प्राणियों की मानसिक संरचना, दो प्राणियों की मानसिक संरचना और दो ही प्राणियों की शारीरिक संरचना कभी भी बिल्कुल समान नहीं होती। इसीलिए एक पॉइंट बन गया मनोशारीरिक असमानताएं, और मनोशारीरिक असमानताओं में मानसिक संरचना और शारीरिक संरचना दोनों ही इसमें शामिल हो जाती है। तो अध्ययन स्टार्ट किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, और फ्रांसिस गाल्टन के इसी अध्ययन को आगे बढ़ाने का काम किया था कैटल ने। अब ये कैटल, ये तो बहुत सारे व्यक्ति है जो हर बार कहीं न कहीं पूछे जाते हैं, और यहाँ जहाँ कैटल है वहाँ रेमंड बी कैटल ये मनोविज्ञान में। जैसे कि स्किनर दो है, ठीक है ना, चार्ल्स स्किनर और बी एफ स्किनर, लेकिन कैटल वर्ड आता है तो एक ही कैटल है। तो फ्रांसिस गाल्टन की अवधारणा को कैटल ने आगे बढ़ाने का कार्य किया, और आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वह किस द्वारा किया गया वो भी ध्यान रखें। कैटल के द्वारा, बीने के द्वारा, टर्मन के द्वारा, ये सभी सामूहिक रूप से उन्होंने एक सामान्य संभावना वक्र समझाया था, ठीक है ना, सामान्य संभावना वक्र। इस सामान्य संभावना वक्र के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझाने का कार्य इन्हीं मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। और सामान्य संभावना वक्र है वो किस पर आधारित था,
बुद्धि लब्धि पर आधारित था। तो सबसे पहला प्रयास किया गया व्यक्तियों को बांटने का, वो बुद्धि लब्धि के आधार पर था। तो सामान्य संभावना वक्र है वह किस पे आधारित था? आईक्यू पे आधारित था। ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब सामान्य संभावना वक्र क्या होता है उसका अध्ययन कर लें तो बहुत इजी है। हमने कोई एक ये एक्सिस बना दिया, गणित वाले बहुत आसानी से समझेंगे। वैसे इस संभावना वक्र को देने का काम टाइलर ने भी किया था, इसको भी ज़रूर याद रखें। यहाँ पे आपको क्या समझना है, एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है ना। और सरलतम बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यक्ति ये बीच वाले होते हैं। ये बीच वाले व्यक्ति ही कहे जाते हैं सामान्य या औसत व्यक्ति। ये सामान्य है। सामान्य से इस तरफ जाएंगे तो बुद्धि लब्धि बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन होगा। और सामान्य से इस तरफ जाएंगे तो बुद्धि लब्धि में नेगेटिव परिवर्तन होगा। इसी के अनुसार बुद्धि का वितरण जनसंख्या में सबसे पहले बताया गया था। और यहाँ पे क्या बताया गया था वो समझे। व्यक्ति है वो पूरी दुनिया में 50% है वह सामान्य बुद्धि वाले होते हैं या औसत बुद्धि वाले होते हैं। तो पूरे विश्व में सामान्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 50% होती है। इस 50% के बाद 3 भाग और किए, एक भाग इधर, एक भाग इधर और एक भाग ये हो गया। और सेम कॉपी एंड पेस्ट, एक भाग इधर, एक भाग इधर और एक भाग इधर। अब यहाँ पे आपको दो तरीके से याद रखना है, एक तो एग्जैक्ट कितना आंकड़ा दिया था और एक राउंड ऑफ कितना किया था, दोनों को याद रखना है। सामान्य से इधर जाएंगे तो बुद्धि लब्धि का मान है वो हमेशा बढ़ेगा, और सामान्य से इधर जाएंगे तो बुद्धि लब्धि का मान है वो हमेशा क्या होगा? घटेगा। एक तरफ पॉजिटिव वेरिएशन हो रहा है और एक तरफ नेगेटिव वेरिएशन हो रहा है। इधर जाएंगे तो सामान्य से ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे प्रकार को नाम दिया था सामान्य से ऊपर, सामान्य से ऊपर। और इसी के विपरीत दिशा में जाएं इधर तो इसको नाम दिया गया था सामान्य से नीचे। ऐसे व्यक्ति जो सामान्य से नीचे होते हैं तो इनको नाम दिया गया था सामान्य से नीचे। फिर इधर जाएं तो प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति आएंगे, प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति आएंगे। और इधर जाएं तो प्रखर बुद्धि वालों का मुकाबला करने के लिए भगवान ने बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है। कौन से व्यक्ति बनाए? मंद बुद्धि बनाए। इधर जाएं तो ये प्रतिभाशाली व्यक्ति आएंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग। आपकी तरह जो आप सब सुन रहे हैं, आधों ने तो स्किप करके आगे भी बढ़ लिया होगा कि कितना लिखा होगा। हमें पता है कि आप पूरा ग्राफ स्किप कर करके एक साथ देखना चाहते हैं। हम आपकी मनोभावना को समझते हैं। और इधर जाएं तो इधर जाने पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए भगवान ने जड़ बुद्धि व्यक्ति भी बनाए हैं। अब इनका कंसेप्ट आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है, एग्जैक्ट राउंड ऑफ आंकड़ा मैं बता देता हूँ। सामान्य से ऊपर वाले व्यक्ति होते हैं 16%, और सामान्य से नीचे वाले व्यक्ति भी दुनिया में कितने हैं? 16% ही है। इनकी बात करें तो ये 7% है। तो मंद बुद्धि भी कितने हैं? 7% है। और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की संख्या 2% है। और यहाँ पे भी कितना प्रतिशत है? 2% है। तो बराबर बैलेंस किया हुआ है, 16-16, 7-7 और 2-2। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इनका एग्जैक्ट आंकड़ा क्या था वो आपको याद रखना है। इनकी संख्या बताई गई थी 16.1%। बहुत कम जगह आपको मिलेगा ये, 16.1% है। और यहाँ पे भी 16.1%। अब ये आंकड़ा कैसे निकला तो हम बात करेंगे प्रतिमान प्राप्तांक मानक, उसके आधार पर व्याख्या करेंगे इसकी। दूसरा है प्रखर बुद्धि वालों की एग्जैक्ट संख्या है वह होती है 6.7%, और इनकी भी संख्या है 6.7%। और प्रतिभाशाली और जड़ बुद्धि की संख्या मानी गई है 2.2%, और यहाँ पे भी है 2.2%। तो दोनों ही प्रकार के आंकड़े याद रखने हैं आपको। एक तो राउंड ऑफ नियर अबाउट कितना होता है? 16-16, 7-7 और 2-2। लेकिन अगर मेरे जैसा परीक्षक आ जाए, क्योंकि मेरे प्रश्न हमेशा सोचने पे मजबूर करते हैं, तो आपको 16.1, 16.1, 6.7, 6.7 और 2.2, 2.2 याद रखना है। तो इस संभाविता वक्र से ये समझा है कि दुनिया में कितने सामान्य व्यक्ति है, दुनिया में कितने सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे हैं, दुनिया में कितने प्रखर बुद्धि है, कितने मंद बुद्धि है, दुनिया में कितने प्रतिभाशाली है, कितने जड़ बुद्धि है। तो यह वर्गीकरण है वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को दर्शाता है। बिल्कुल आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ें। स्किनर ने भी अपना योगदान दिया व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझाने के लिए, और स्किनर की परिभाषा भी आती है
स्किनर ने कहा था कि जितने भी गुण विपरीत है या जितने भी गुण हैं अलग अलग है, इनका मापन किया जाए, वही व्यक्तिगत भिन्नताएं। परिभाषाओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्किनर ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की कितनी विशेषताएं बताई, मतलब दो व्यक्तियों में किस प्रकार की भिन्नताएं होती है, विशेषताएं बताई थी इसने 5। मतलब व्यक्ति किन किन कारणों से भिन्न हो सकते हैं। तो एक तो है भिन्नता का कारण व्यक्ति में भिन्नता या विभिन्नता। इस विभिन्नता का अर्थ समझे, दो व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति हो गया और एक ये व्यक्ति हो गया। इन दोनों व्यक्तियों के शील गुणों की तुलना करें तो सभी शील गुण, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी शील गुण। पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट को समझना है। दो व्यक्तियों के सभी शील गुण कभी समान नहीं होते। अर्थात सभी शील गुण कैसे हो सकते हैं, असमान। मतलब एक की बुद्धि दूसरे की बुद्धि, एक का व्यक्तित्व दूसरे का व्यक्तित्व, यानी कि जितने भी सारे शील गुण इनकी लिस्ट बनाए और दो व्यक्तियों की तुलना करें तो सभी शील गुण आपस में समान हो, यह असंभव है। तो ये हो गया विभिन्नता। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट है, वह है प्रतिमानता। ये प्रतिमानता के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसी को बोलते हैं नॉर्मलिटी या प्रसामान्यता भी बोला गया है। प्रसामान्यता, प्रतिमानता या प्रसामान्यता का अर्थ क्या है, तो यह एक सांख्यिकीय संप्रत्यय है। पहला तो ये ध्यान रखना है, प्रसामान्यता एक सांख्यिकीय समप्रत्यय है। और इसका अर्थ क्या होता है, देख लीजिए। अब दो व्यक्ति लिए थे, अब यहाँ एक शील गुण ले लिया अपन ने, एक शील गुण। यहाँ पे सभी शील गुण की बात की गई थी। प्रसामान्यता या प्रतिमानता में एक शील गुण को लेकर दो व्यक्तियों का अध्ययन किया गया केवल। अब यहाँ व्यक्ति दो हैं और शील गुण भी बहुत सारे हैं। यहाँ व्यक्ति दो हैं लेकिन किसका मापन किया गया, एक शील गुण का। और उसने कहा कि दो व्यक्तियों में एक शील गुण का मान है, वह किसी में अधिक भी हो सकता है और किसी में कम भी हो सकता है। तो इसी को बोला गया प्रसामान्यता। जैसे इसके लिए एक कक्षा है, मान लीजिए एक कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं और इन छात्रों की संख्या होगी 30 छात्र। इन छात्रों का आपने बुद्धि परीक्षण किया, बुद्धि परीक्षण किया तो बुद्धि का ही मापन कर रहे आप यहाँ पे, तो एक शील गुण हो गया, बुद्धि हो गया। अब सभी छात्रों की बुद्धि लब्धि कभी भी समान नहीं आएगी, यानी कि बुद्धि लब्धि कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो एक कक्षा में सभी छात्रों का बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, तो यह कौन सी विभिन्नता में आएगी, प्रतिमानता या प्रसामान्यता आएगी। इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब आगे 3 है, वह बहुत समान है। एक तो आता है वर्धन की दर। वर्धन की दर, वर्धन की दर का अर्थ है वृद्धि। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें वृद्धि की दर हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है और यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण बनती है। फिर आगे बहुत इजी है, चौथा है सीखने की दर। बिल्कुल, सीखने की दर भी क्या होती है, सब व्यक्तियों में अलग अलग होती है। और पांचवा है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण के प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे आनुवंशिकता की बात करें तो समानता का नियम, असमानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत है जिसकी व्याख्या व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण में हम पढ़ेंगे। लेकिन स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं की कितनी विशेषता होती है, 5 विशेषता होती है। और आपका जो प्रश्न बनेगा वो प्रतिमानता में और विभिन्नता में ही बनेगा। बाकी ये ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे। तो स्किनर ने ये चीज़ बताई। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप या व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो 2 प्रकार आपको याद रखने हैं। एक तो होता है एक व्यक्ति के अंदर ही पाई जाने वाली भिन्नताएं, ये प्रकार हैं। और फिर क्षेत्र की अलग बात करेंगे, ये प्रकार है और क्षेत्र अलग होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार केवल 2 ही होते हैं और इसमें सबसे पहला आएगा अंतः व्यक्तिक, ये प्रकार पढ़ रहे, क्षेत्र अलग है। पहला आएगा अंतः व्यक्तिक भिन्नता और दूसरा आएगा अंतर व्यक्तिक भिन्नता।
अंतः व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ हो गया एक ही व्यक्ति है आपका यहाँ पे, और अंतर व्यक्तिक भिन्नता में आपके यहाँ पे दो प्रकार के व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति के गुणों का एक दूसरे से मैच नहीं होना, ये कहलाता है अंतः व्यक्तिक भिन्नता। इसको समझ लें कि ये एक प्रकार का बालक है, हो सकता है इस बालक की स्मृति है, बालक की स्मृति है वो तो बहुत उच्च लेकिन हो सकता है यह बालक तर्क शक्ति में पिछड़ गया हो सकता है तर्क शक्ति है वो उच्च नहीं हो, या हो सकता है तर्क शक्ति उच्च हो तो स्मृति है वह कम हो सकती है। इसी बालक में बात करें, चिंतन है, उस चिंतन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पर हो सकता है इस बालक में सामाजिकता का अभाव हो। ठीक है ना, सामाजिकता नहीं पाई जाए। या ऐसा हो सकता है इसी बालक की मानसिक शक्तियाँ हैं या मानसिक क्रियाशीलता है या मानसिक क्षमता है वह तो बहुत उच्च है, लेकिन हो सकता है बेचारा ये दुबला पतला और मलियल हो मेरी तरह। ठीक है, लेकिन मेरे में ये गुण है वो नहीं निर्धारित कर सकते। तो एक ही व्यक्ति के विभिन्न गुणों का अध्ययन करें और तुलना करें एक दूसरे से, तो ये कहलाती है अंतः व्यक्तिक भिन्नता। और इन्हीं गुणों की दो व्यक्तियों में तुलना कर दे तब ये बन जाएगी अंतर व्यक्तिक। जैसे कि दो व्यक्तियों की बुद्धि में क्या अंतर है, दो व्यक्ति की रुचि में क्या अंतर है, दो व्यक्तियों की अभिप्रेरणा में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से दो व्यक्तियों की तुलना की जाए तो अंतर व्यक्तिक कहलाती है, और एक व्यक्ति के विभिन्न गुणों की तुलना की जाए तब ये कहलाती है अंतः व्यक्तिक। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल ये दो है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, प्रश्न क्या आएगा वो समझे। अंतः व्यक्तिक भिन्नता किस पर निर्भर करती है, तो अंतः व्यक्तिक भिन्नता है वह अभिभावक यानी कि परिवार। ठीक है, अभिभावक के साथ साथ पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करती है, पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करती है। अब शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, तो शिक्षा में अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। प्रश्न समझें, वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली किस रूप पर आधारित है इन दोनों में से, तो ये है अंतर व्यक्तिक। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल याद रखना है। वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली, वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है, तो इसी अंतर व्यक्तिक भिन्नताओं पर आधारित है। जैसे कि दो बालकों की बुद्धि का अध्ययन किया जाता है, दो बालकों की रुचियों में तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली है वह अंतर व्यक्तिक भिन्नताओं पर आधारित है, न कि अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं पर। जो देश विकसित हो गए हैं वह अब इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, भारत अभी भी इस पर ही चला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और जहाँ पे भी क्षेत्र आता है, वातावरण आता है, तो परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण, ये रटा हुआ है। ठीक है ना। क्षेत्र आए तो मनोविज्ञान में तीन ही क्षेत्र हैं, उन तीन क्षेत्रों पर आपको चर्चा करनी है। एक तो है संज्ञानात्मक क्षेत्र, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सबसे पहला क्षेत्र है संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र आएगा भावात्मक क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र आएगा क्रियात्मक क्षेत्र। अधिगम के भी ये तीन ही क्षेत्र होते हैं, वैसे ही व्यक्तिगत भिन्नता है उसके भी तीन क्षेत्र हैं। और इसको कह सकते हैं एक बालक में शारीरिक, एक बालक में शारीरिक यानी कि क्रियात्मक हो गया, एक बालक में मानसिक, एक बालक में मानसिक यानी कि संज्ञान से संबंधित हो गया, और एक बालक में संवेगात्मक भिन्नता, यही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता में तीसरा शब्द जोड़ दिया अपन ने, संवेग जोड़ दिया, पहले शारीरिक मानसिक था। तो यहाँ पे क्षेत्र कितने हो गए, शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक, इन्हीं को नाम दिया गया है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा इसको समझें, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, कौन सा भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है और कौन सा क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की चर्चा करें तो बुद्धि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। चिंतन करना भी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। आपकी शैक्षणिक उपलब्धि है
वह भी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, और आपकी सृजनात्मकता है वह भी किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से। ये इम्पोर्टेंट, ये पूछा गया है कि सृजनात्मकता का संबंध किससे है, तो सृजनात्मकता का संबंध है वह संज्ञानात्मक क्षेत्र से है। व्यक्तिगत भिन्नताओं में भावात्मक क्षेत्र क्या आता है? तो 3 शब्द है जिनके आगे अभी अभी लगता है, ये अभी अभी वाले तीनों हैं वह भावात्मक से हैं, जैसे कि अभिवृत्ति, दूसरा हो गया अभिरुचि, और तीसरा हो गया अभिक्षमता। ये तीनों 3 हैं। अभी लग गया, इसका मतलब यह भावात्मक क्षेत्र से है। अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। इसके साथ है आपके जीवन मूल्य का संबंध भी किससे है? भावात्मक क्षेत्र से है। आपके संवेगों का संबंध भी किससे है? भावात्मक क्षेत्र से है। और अभिप्रेरणा का संबंध भी, देखो अभी लग गया तो यहाँ पे भी अभिप्रेरणा हो गया। तो अभी वाले वो सभी भावात्मक क्षेत्र से हैं। अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता, अभिप्रेरणा, जीवन मूल्य और संवेग। क्रियात्मक बहुत आसान है। आपकी जो शारीरिक क्षमता वह क्रियात्मक क्षेत्र में आएगी, और इसी को दूसरा नाम दिया गया है शारीरिक सहनशीलता। और शारीरिक सहनशीलता है वह भी कौन से क्षेत्र में आएगी? क्रियात्मक क्षेत्र में आएगी। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हैं। इसके पहले पढ़े थे व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, अंतःव्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक। और क्षेत्र की बात करें तो 3 होते हैं, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, जिनको संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कहा जाता है। अब थोड़ा सा दिमाग बढ़ाएं और एक प्रश्न ले लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पार्कहर्स्ट ने कौन सी शिक्षा प्रणाली बनाई थी? पहला प्रश्न आज ये इम्पोर्टेंट है। हेलेना पार्कहर्स्ट का नाम सुना होगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली जो शिक्षा प्रणाली बनी थी, शिक्षण विधि बनी थी, वो हेलेना पार्कहर्स्ट ने बनाई थी, और इसी को जाना जाता है डाल्टन योजना। अमेरिका में डाल्टन योजना के नाम से ये बनी थी। लेकिन प्रश्न ये आपको आता है, लेकिन यहाँ पे इसी डाल्टन योजना का भारत में स्वरूप क्या है? भारत में किस स्वरूप में डाल्टन योजना है? क्या डाल्टन योजना का प्रयोग भारत में किया जाता है? तो आप भावी शिक्षक हैं और आप बन चुके हैं लगभग, बस किसी रजिस्टर में साइन करने बाकी है। हम तो मानते कि आप बन ही चुके हैं। मनोविज्ञान ही आपको या तो चयन करवाएगा या फिर 1-2 नंबर से आप रुक जाएंगे, ये भी ध्यान रखें। भारत में किस स्वरूप में? तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो बिल्कुल इसका प्रयोग होता है। सरकारी स्कूलों में तो ठीक है, हम जैसे सरकारी है तो कहीं न कहीं इसका प्रयोग होता है कि नहीं होता है नहीं कह सकते, लेकिन भारत में इसका प्रयोग सदन व्यवस्था के रूप में होता है। इसको ज़रूर याद रखें। स्कूल जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे वहाँ पे हाउस सिस्टम होता है। इस हाउस सिस्टम को ही डाल्टन योजना का रूप दिया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा ब्लू हाउस होता है, रेड हाउस होता है, ग्रीन हाउस होता है, या फिर स्वामी विवेकानंद हाउस होता है। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद हाउस होता है, तिलक हाउस होता है, अंबेडकर हाउस होता है, या फिर एपीजे कलाम हाउस होता है। ये हाउस जितने भी सिस्टम है वह किस प्रणाली पे आधारित है? डाल्टन योजना पे आधारित है। तो ये एक प्रश्न था व्यक्तिगत भिन्नताओं पे। इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे, लेकिन बीच में एक प्रश्न है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, हमने रख लिया है। अगली बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह व्यक्तिगत भिन्नता के मानक। व्यक्तिगत भिन्नता के मानक, और गारंटेड आपको कोई भी कितने भी वीडियो देख लीजिए आप, कहीं भी इन मानकों की चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जितने भी मानक है वह सभी के सभी गणितीय मानक है, और इन गणितीय मानकों को ही आपको याद रखना है। मेरा संबंध कहीं कहीं थोड़ा बहुत गणित से है, मैं गणितज्ञ नहीं हूँ, ना मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, फिर भी ये मानक आपको ज़रूर याद रखने हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे निर्धारित की गई, यानी कि इनका परीक्षण करने के बाद क्या क्या जो निर्णय थे उनका आकलन कैसे किया गया और आपस में मूल्यांकन कैसे किया गया, और उसके बाद में कैसे निर्धारित किया गया कि यह बालक इस श्रेणी में आएगा, इस बालक इस श्रेणी में आएगा। तो बालकों की श्रेणियों का निर्धारण करने के लिए ही मानक का प्रयोग हुआ था। अब ये मानक क्या है? तो मानक 4 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला होता है आयु मानक। बिल्कुल ध्यान से समझें इनको, नहीं मिलेगा कहीं भी आपको। सीबीएसई, आरबीएसई, एनसीईआरटी की बुक में भी ये बहुत कम मिलता है, लेकिन हम कोई भगवान से ये ज्ञान प्राप्त करके नहीं आए हैं, गणित में दिया हुआ उसकी बात करेंगे। आयु मानक होता है। आयु मानक के बाद होता है श्रेणी मानक। अंतर समझाएंगे और बिल्कुल इसको आपको ध्यान से देखना है। आयु मानक, श्रेणी मानक, इसके बाद आता है शतांशीय मानक। शतांशीय मानक जिसको बोलते हैं परसेंटाइल, और लास्ट में होता है प्रतिमान प्राप्तांक मानक। प्रतिमान प्राप्तांक मानक। जो गणित वाले हैं वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, और जो आर्ट्स वाले हैं वो बिल्कुल उनसे भी तेज समझेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसको समझना ही पड़ेगा। जितने भी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नापने के लिए जितने भी परीक्षण थे, उनको कहीं न कहीं मानकों के रूप में ही आउटकम लिया गया। और ये मानक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के: आयु मानक, श्रेणी मानक, शतांशीय मानक और प्रतिमान प्राप्तांक मानक। क्या होते हैं इनको समझ लें। पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा है वह व्यक्ति की समूह से तुलना करते हैं। एक व्यक्ति है, उसके प्राप्तांकों की तुलना किससे की जाती है, उसके समूह से, जिनके साथ उनका परीक्षण किया गया है। तो व्यक्ति की समूह से तुलना, व्यक्ति की समूह से तुलना करना, यही कहलाता है आयु मानक और श्रेणी मानक। यहाँ एक व्यक्ति की उसके समूह से तुलना की जाती है। शतांशीय मानक का मतलब क्या होता है, तो व्यक्ति द्वारा पार किया गया प्रतिशत समूह। व्यक्ति द्वारा, आप जो ये आईआईटी के एग्ज़ाम देते हैं उसमें परसेंटाइल वर्ड जो सुनते हैं वो इसी पे आधारित है। तो व्यक्ति द्वारा पार किया गया प्रतिशत समूह, पार किया गया प्रतिशत समूह, यह कहलाता है आपका शतांशीय मानक। और प्रतिमान प्राप्तांक मानक का मतलब क्या हुआ, तो जो विचलन आता है, व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ विचलन आता है, जिसको डी से नोटिफाइड करते हैं, डेविएशन आता है, वही कहलाता है प्रतिमान प्राप्तांक मानक। तो ये 4 प्रकार के मानक हैं, आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ये 4 प्रकार के मानक को आपको समझना भी है, जिसमें एक एक स्टेज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है आयु मानक। आयु मानक है तो यहाँ किसी न किसी आयु का निर्धारण किया गया होगा। इन आयु को आपको समझना है। 2 प्रकार की आयु की बात करेंगे आयु मानक में, बिल्कुल ईमानदारी से समझे इसको। 2 प्रकार की आयु है। यह 2 प्रकार की आयु किस प्रकार से होती है, तो एक तो होती है व्यक्ति की मानसिक आयु, मानसिक आयु, और एक व्यक्ति की कौन सी होती है, शैक्षणिक आयु। लब्धि की बात नहीं कर रहे हैं ना, अब आयु की बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में वो बुद्धि लब्धि और शैक्षणिक लब्धि ना घुस जाए। इसको बोलते हैं मानसिक आयु। आयु मानक में 2 प्रकार की आयु होती है। एक मानसिक आयु होती है जिसको बोला गया है मेंटल एज, MA। अब प्रश्न आपको MA, CA, EA, AA, IA इसी में समझना है। मेंटल एज को मानसिक आयु बोला गया है, जबकि शैक्षणिक आयु को बोला गया है एजुकेशनल एज, यानी कि EA बोला गया है। मानसिक आयु किससे प्राप्त होती है, मानसिक आयु का संबंध किससे है, तो मानसिक आयु का संबंध है बुद्धि परीक्षण से। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। मानसिक आयु का संबंध किससे है, बुद्धि परीक्षण से है, जबकि शैक्षणिक आयु का संबंध किससे है, उपलब्धि परीक्षण से। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, उनसे संबंधित है। दोनों में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण का संबंध शैक्षणिक आयु से है, जबकि बुद्धि परीक्षण का संबंध किससे है, मानसिक आयु से है। मानसिक आयु शब्द सबसे पहले किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने। अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया था मानसिक आयु का संप्रत्यय। और दूसरा है शैक्षणिक आयु या शैक्षिक आयु का सबसे पहले संप्रत्यय किसने दिया, ढूंढ ढूंढ के आप थक जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे गूगल बाबा हैं, वहाँ से ढूंढ लें, लेकिन रुडोल्फ गोइकल नाए, ठीक है ना, रुडोल्फ स्टीनर। वैसे इसका पूरा नाम है जर्मन रुडोल्फ स्टीनर। अब इसका संबंध जर्मनी से था, बिल्कुल। तो 2 आयु हो गई। मानसिक आयु का संप्रत्यय अल्फ्रेड बीने ने दिया। कब दिया, वो बुद्धि में हमने पढ़ लिया।
शैक्षणिक आयु का समप्रत्यय 1907 में दिया गया था, वह जर्मन रुडोल्फ स्टीनर के द्वारा दिया गया था। अब मानसिक आयु से क्या ज्ञात की जाती है? बुद्धि लब्धि, यानी कि IQ ज्ञात किया जाता है। और IQ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? MA/CA/100। तो मानसिक आयु का संबंध बुद्धि परीक्षणों से है। तो शैक्षणिक आयु का संबंध किससे होगा? तो शैक्षणिक आयु का संबंध होगा शैक्षिक लब्धि से या शैक्षणिक लब्धि से। बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है। शैक्षिक लब्धि, इसको IQ बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? EQ बोलेंगे। यह किसका निर्माण करती है, निर्धारण करती है? बुद्धि का निर्धारण करती है। IQ क्या काम करता है? बुद्धि का निर्धारण करता है कि भाई आपको 140 से ऊपर है। वैसे आप वीडियो सुन रहे हैं वो 150 से ऊपर वाले हैं सारे लोग। शैक्षिक लब्धि EQ कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो शैक्षणिक आयु है EA, उसमें भाग लगा दिया वास्तविक आयु CA इंटू क्या हो गया? 100। दोनों सूत्र देखें तो दोनों सूत्रों में इसका ही अंतर है MA और यहाँ आ गया EA। तो दोनों आयु एक दूसरे से संबंधित हैं। तो लगभग सूत्र भी वैसे हैं, एक में मेंटल एज और ऊपर एक में कौन सी आ जाएगी? शैक्षणिक आयु आ जाएगी। शैक्षणिक आयु शैक्षणिक लब्धि का निर्धारण करती है। और शैक्षिक लब्धि क्या होती है, क्या काम करती है? तो ये सीखने की प्रगति को व्यक्त करती है। इम्पोर्टेंट, यह सीखने की प्रगति को व्यक्त करती है या सीखने की उन्नति को व्यक्त करती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखना है। अब शैक्षणिक लब्धि और बुद्धि लब्धि दोनों पढ़ लिया। दोनों कौन से मानक है? आयु मानक है। अब आते हैं दूसरा, श्रेणी मानक। श्रेणी मानक में भी दो ही टर्म है, ये दो टर्म भी आपको याद रखने हैं। श्रेणी मानक क्या होते हैं? तो यहाँ पे भी दो आयु आएंगी श्रेणी मानक में। उधर दो आयु कौन सी थी? कौन सी थी? मानसिक आयु और दूसरा कौन सा था? शैक्षणिक आयु। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसिक आयु और शैक्षणिक आयु का संबंध किससे है? आयु मानक से है। और श्रेणी मानक में भी दो आयु आती है। इसमें एक तो है उपलब्धि आयु। अब उपलब्धि शब्द लग गया यहाँ पे। उपलब्धि आयु मतलब आपका अचीवमेंट है, ठीक है ना? अचीवमेंट एज, इसको बोला जाता है AA। उधर MA था, यहाँ AA हो गया। और दूसरा आता है बुद्धि लब्धि आयु। बुद्धि लब्धि नहीं है, आगे आ गया बुद्धि लब्धि आयु हो गया। तो ये दोनों आयु है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस एज, इसको बोलेंगे IA। तो पहले में क्या था? MA और EA था। MA और EA का संबंध किससे है? आयु मानक से है। और AA और IA का संबंध किससे है? तो AA और IA का संबंध किससे है? श्रेणी मानक से है। अब यह किसके द्वारा दी गई उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझ ले उपलब्धि आयु क्या होती है। तो मान लीजिए एक छात्र 3 विषय पढ़ रहा है। मान लीजिए एक तो हो गया विज्ञान हो गया, एक छात्र उसी कक्षा की गणित को पढ़ रहा है और एक छात्र उसी कक्षा की अंग्रेजी को पढ़ रहा है। अब एक व्यक्ति का एक ही कक्षा के 3 विषयों में परफॉर्मेंस है वह समान हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ विरले होते हैं जो 99.94 ऐसे परसेंट लाते हैं, ये विरले होते हैं। लेकिन सामान्यतः बात की जाए तो मान लीजिए एक गणित में 10 उपलब्धि आई हुई है, तो अंग्रेजी में 8 भी हो सकती है और इसमें 7 भी हो सकती है। अब इससे समझें, क्या समझना है? उपलब्धि आयु है वो हमेशा कैसी होती है? विषय आधारित। उपलब्धि आयु हमेशा विषय आधारित होती है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। उपलब्धि आयु हमेशा विषय आधारित होती है और इसी के आधार पर उपलब्धि लब्धि का निर्धारण किया गया। उपलब्धि लब्धि, हर आयु से कोई न कोई लब्धि बनती है। तो इस उपलब्धि आयु से बन गई उपलब्धि लब्धि बन गई और इसको बोलते हैं AQ, यानी कि अचीवमेंट कोशेंट बोलते हैं। और अचीवमेंट कोशेंट ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया? तो इसके लिए शैक्षणिक आयु की ज़रूरत होती है EA बटे उसकी मानसिक आयु कर दे EA बटे MA इंटू 100 कर दिया, तो ये बन गया आपका AQ। देखो 3 सूत्र हो गए, ये तीसरा सूत्र है, आपको याद रखना है। पहला सूत्र कौन सा था? IQ का। कौन सा था? MA बटे CA इंटू 100। दूसरा सूत्र था EQ का, EA बटे CA इंटू 100 हो गया।
तीसरा सूत्र अब आ गया आपका ए क्यू का सूत्र क्या हो गया, EA/MA/100। अब उपलब्धि आयु है या उपलब्धि जो लब्धि है ये ए क्यू है, वह किसका निर्धारण करती है, तो वहाँ सीखने की प्रगति थी, यहाँ पे आ जाएगा सीखने की योग्यता। सीखने की योग्यता का निर्धारण कौन करता है, उपलब्धि लब्धि यानी कि ए क्यू। और जब बुद्धि लब्धि की बात करें, बुद्धि लब्धि आयु की बात करें, तो बुद्धि लब्धि आयु है यह बुद्धि के निर्माण हेतु, ठीक है ना। अब इसी आधार पर संभाविता का वक्र का निर्माण किया गया, बुद्धि लब्धि आयु, इसी आधार पर संभाविता वक्र का निर्माण किया गया। तो देखिए, पहले प्रश्न था संभाविता वक्र आईक्यू के आधार पर बना, लेकिन आईक्यू के बाद जो एग्जैक्ट परसेंट निकाला गया था राउंड फिगर को, तो आईक्यू के आधार पर बनाया गया था। लेकिन जब इसको पॉइंट में, खंडित अखंडित आप अंतर समझे होंगे, जब इसको पॉइंट में निकाला गया, संख्या को पॉइंट में निकाला गया, तब ये किस पर आधारित हो गई, बुद्धि लब्धि आयु यानी कि IA। तो ये दो हो गए श्रेणी मानक। अब नेक्स्ट चलते हैं, वह है शतांशीय मानक। तो प्राप्तांकों के अनुसार श्रेणी समूह की तुलना करना, ये बहुत कम आता है, लेकिन लास्ट तीसरा नहीं पढ़ेंगे, चौथा इंपॉर्टेंट है प्रतिमान प्राप्तांक मानक। प्रतिमान प्राप्तांक मानक, प्रतिमान प्राप्तांक मानक क्या होते हैं, तो सभी आयु वर्ग में एक औसत का निर्धारण होता है और इसी औसत को बोलते हैं मध्यमान, और इसी मध्यमान के बाद उस मध्यमान से एक बालक का कितना विचलन है वह निर्धारित किया जाता है। तो प्रतिमान प्राप्तांक किस पर आधारित होते हैं, मध्यमान और विचलन आधारित होते हैं। अब मध्यमान और विचलन सुनते ही आपके अंदर एक दिमाग में आया होगा वेस्लर का बुद्धि विचलन बुद्धि लब्धि का जो सम प्रत्यय दिया था वो वेस्लर ने ही दिया था, बिल्कुल इसी में आता है। अब ये विचलन वाले कितने प्रकार के मानक होते हैं, तो ये भी आपने बहुत कम सुना होगा। पहला है टी प्रतिमान प्राप्तांक मानक, टी प्रतिमान प्राप्तांक मानक। अब इसमें आपको पॉइंट याद रखने, फैक्ट, आपको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। टी प्रतिमान प्राप्तांक मानक क्या होते हैं, तो इसका निर्धारण किया गया था एक मनोवैज्ञानिक और साथ साथ में वह एक गणितज्ञ भी थे, मैककॉल द्वारा। इसमें आपको क्या याद रखना है वो समझना है। इसने सभी आयु वर्ग के लिए मध्यमान क्या माना और मध्यमान के साथ उसका विचलन का मान क्या था, जैसे वेस्लर का 100 और 15 था, वैसे ही टी प्रतिमान प्राप्तांक मानक मैककॉल द्वारा निर्धारित किया गया था और इसने मध्यमान रखा था 50 एवरेज और विचलन का निर्धारण किया था 10 अंक, ठीक है, 50 और 10। दूसरे प्रकार में आता है स्टैन प्राप्तांक मानक, स्टैन। अब स्टैनबर्ग का संबंध नहीं है, ठीक है ना, स्टैन प्राप्तांक मानक, इसमें प्रतिमान शब्द भी आप जोड़ दें, ठीक है। स्टैन प्राप्तांक मानक है, इसका प्रयोग किसने किया था, तो वही RB कैटल, रेमंड बी कैटल द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और इसने मध्यमान कितना माना और विचलन कितना माना, तो कैटल ने मध्यमान माना था 5 और विचलन अंक का निर्धारण किया था 2। तीसरे नंबर पर आता है स्टेनाइन, स्टेन से बन गया तीसरा स्टेनाइन, स्टेनाइन प्राप्तांक मानक। और स्टेनाइन प्राप्तांक मानक है वह किसी ने दिए नहीं थे, अभी आजकल जो चल रहा है वो इसी पे आधारित है, निम्नतम से उच्चतम की ओर वर्गीकरण करना, निम्नतम से उच्चतम में अंतर, निम्नतम से उच्चतम में अंतर, और जो परसेंटाइल होता है वो इसी पे आधारित होता है। और लास्ट आता है वह है वेस्लर का, चौथे नंबर का आता है वेस्लर का, इसी को कहा गया है विचलन बुद्धि लब्धि। और इसके बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, विचलन बुद्धि लब्धि। देखो इसमें कोई औसत और उनका निर्धारण नहीं किया गया। विचलन बुद्धि लब्धि में कितना माना था, मध्यमान 100 और विचलन का मान कितना था, 15 था। अब प्रश्न एक और सुने, इसी विचलन बुद्धि लब्धि जो किसने दिया था, वेस्लर ने दिया था। इस वेस्लर द्वारा दिए गए इस प्राप्तांक मानक को भारत में भी परिवर्तन किया गया
और इसको परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? किस भारतीय ने इसे परिवर्तित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विचलन बुद्धि लब्धि जो वेस्लर द्वारा दी गई थी उसे भारतीय परिवेश के अनुसार और संशोधित किया गया। वह कौन था? तो प्रोफेसर P.N. मेहरोत्रा। प्रोफेसर P.N. मेहरोत्रा, मल्होत्रा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखें। P.N. मेहरोत्रा द्वारा ही वेस्लर का विचलन बुद्धि लब्धि है उसका परिवर्तित रूप जारी किया गया था। तो ये अगला भारतीय नाम है प्रोफेसर P.N. मेहरोत्रा। आशा है आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा। कल से वही बालकों के प्रकार स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपका ये ध्यान रखना ज़रूरी था, कल से जितने भी प्रकार के असाधारण बालक होते हैं, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, सब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और सृजनात्मकता आपका एक टॉपिक है, तो इसी के अंदर जब सृजनात्मक बालक पढ़ेंगे तो उसी टॉपिक में पूरी सृजनात्मकता को पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो औसत से नीचे वाले हैं। प्रतिभाशाली ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सृजनात्मक बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, मंद बुद्धि बालक, इसके साथ है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। इन सभी बालकों की व्याख्या कल के टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।